So in this we will discuss about your memory based questions जो बेसिकली हमें थोड़े पता लगे हैं लाइफ साइंस के, मतलब इसमें मिक्सचर ही है आपके मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों का। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि जो इसमें मिसिंग हो दैट वी कैन आल्सो डिस्कस। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हमने देखे क्वेश्चंस आए वो वही टॉपिक्स हमने क्लास में किए भी हुए हैं ऑलमोस्ट सारे, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, दिस इज रिलेटेड टू सिग्नलिंग। ठीक है, कि डार्क करंट इन विजन सिग्नलिंग इज ड्यू टू। ठीक है, ये देखो हमने एक इसके बारे में पढ़ा भी था आपका पहले कि जो पोटेंशियल होता है रोड या कोन सेल का वो होता है -45 मिली वोल्ट। ठीक है, डार्क में, अंडर डार्क कंडीशंस। ठीक है, लेकिन जैसे लाइट पड़ती है या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कितना हो जाता है -75 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने आपका पढ़ा था। और इसमें एक तरह से हमने क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है आपकी हाइपर पोलराइज। ठीक है, और उसका रीजन क्या था कि जो हाइपर पोलराइज होती है, ठीक है, तो जैसे ये इमेज में शो कर रखा है कि लाइट की प्रेजेंस में जैसे सोडियम आपका अंदर की तरफ आता है। ठीक है, इसको हम क्या शो करते थे आपका आउटर सेगमेंट, दिस इज आउटर सेगमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो सोडियम आपका अंदर की तरफ आता था जिसके कारण पोटेंशियल -45 रहता था। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये सारी सिग्नलिंग हमने पढ़ी हुई है कि रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है, रोडोप्सिन के बाद ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होता है और वो बेसिकली साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली यहाँ पर किसकी एक्टिवेशन होती है आपकी साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टेरेज की। सो उस केस में आपका एक तरह से जो इनफ्लक्स था सोडियम आयन का वो एक तरह से बंद हो गया था, क्योंकि ये जो चैनल होता है दिस इज साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल। ठीक है, सो इसमें अब वही है कि डार्क करंट जो है वो बेसिकली इसी कारण है कि जो सोडियम आपका इनफ्लक्स हो रहा है आउटर सेगमेंट में, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में तो वो जो सोडियम का इनफ्लक्स है एक तरह से वो क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है। एक तरह से वो बेसिकली सोडियम जो बाहर थे वो अंदर की तरफ नहीं आ पाते, जिसके कारण आपकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है हाइपरपोलराइज। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सिग्नलिंग जो विजन का मैकेनिज्म है। ठीक है, चाहे आप इसको सिग्नलिंग का क्वेश्चन लगा लो चाहे एनिमल फिजियो का लगा लो, तो और बहुत बारी पहले भी नेट के अंदर गेट के अंदर ये सब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका आ रखा है। ठीक है, तो आउटर सेगमेंट में ये होता है और इनर सेगमेंट में हमने पढ़ा था आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। ठीक है, तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है कि जो रोड या कॉन सेल होता है उसके इनर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि ये जो पोटेंशियल है कि -45 लाइट डार्क की प्रेजेंस में और लाइट में वो -75 हो जाता है, दैट इज जस्ट ड्यू टू उसका रीजन यही होता है ये जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल है ये आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये था कि आपका कि जो थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, सो उसमें आयोडीन कौन से स्टेट में होता है। ठीक है, सो ये एक डायग्राम यहाँ पर हमने शो कर रखा है। ठीक है, जैसे आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब जिस आयोडीन का जो अपटेक हो रहा है वो आई नेगेटिव की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, दैट इज ए लाइक क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो आप इसको रिड्यूस्ड फॉर्म कह सकते हो, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होती है ओनली देन इट बिकम पार्ट ऑफ योर थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज्ड। नाउ व्हिच कॉम्प्लेक्स इज रिस्पांसिबल फॉर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसमें मतलब जो भी थोड़ा ऑप्शन हमें पता लगा, एक तो होता है HP1 हेट्रोक्रोमैटिन प्रोटीन 1, ये होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और एक साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर ये होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्रोमैटिन कंडेंसेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपने दिस इज यू कैन से रिलेटेड टू मोल बायो। ठीक है, और ये थायराइड हार्मोन वाला जो क्वेश्चन था यू कैन से इट इज रिलेटेड टू एनिमल फिजियोलॉजी। एक आपका क्वेश्चन आ रखा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये भी हमने पढ़ा है। आप चाहे इसको भी बायोकेमिस्ट्री में लगा लो एनिमल फिजियो में लगा लो। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, इंक्रीज इन पीएच। ठीक है, देखो एक तो होता है आपका बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट तब होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
2-3 DPG ज्यादा होता है और हाइड्रोजन ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा होने का मतलब होता है पीएच कम, ठीक है, ये मैंने स्पेशली आपको वहां पर पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ज्यादा है, पीएच कम है, तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पीएच। तो इंक्रीज इन पीएच में हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे उतनी पीएच क्या होगी, ज्यादा। उस केस में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है रेट्रोपोसोम्स, ठीक है। रेट्रोपोसोम्स की बात करें सो बेसिकली हमने आपका मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ा था कि वी हैव ए कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, सॉरी कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, दैट इज योर रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में, ये जो कॉपी एलिमेंट्स वगैरह के बारे में, रेप्लिकेटिव मोड, ठीक है। तो रेट्रो ट्रांसपोसोन्स कहां पर मिलते हैं, एक तो कोपिया, कोपिया और पी एलिमेंट ये दोनों ड्रोसोफिला के अंदर होते हैं, कोपिया, लाइन एंड साइन, ठीक है। जो पी एलिमेंट है वो आप याद रखना, ठीक है, ये एक फिनोमिना भी होता है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस, उससे रिलेटेड भी होता है, और इसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज बाय कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका कोपिया भी आएगा, लाइन भी आएगा, साइन भी आएगा, ठीक है। ये गलत है कि कोपिया साइन बट नो लाइन, नोट लाइन। पी एलिमेंट तो जिस केस में है वो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। सो दैट इज रेट्रोपोसोम्स आर फाउंड इन बेसिकली कॉपी ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। ये अगर आप जेनेटिक्स की बुकलेट जो मैंने आपको दी है उसमें देखोगे लास्ट पेज पे मेंशन्ड है, कोपिया के बारे में भी, पी एलिमेंट के बारे में भी, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो था वो आपका ट्रांसपोसोम्स के ऊपर था, ठीक है। बेसिक हमने ट्रांसपोसोम्स का मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ा था, बट जो एक तरह से ये जो पर्टिकुलर कोपिया और पी एलिमेंट्स की बात है, आप जेनेटिक्स की बुकलेट में जो लास्ट में आपका पेज है उस पे ये चीज आपकी मेंशन्ड है। अब ऐसे ये क्वेश्चन, ये हार्डी विनबर्ग का होमोजाइगस जो रिसेसिव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.04, ठीक है। तो हमें परसेंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट बताना था, ठीक है। तो मतलब ये हमें क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर 0.04 है, तो क्यू कितना होगा आपका अंडर रूट ऑफ 0.04 विच कम्स आउट टू बी 0.2, ठीक है। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा 0.8, और हमें परसेंटेज बतानी थी, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64, और क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट उसने बस पूछे हैं, तो हमें हमारा जो मोटिव है वो हमें सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। देखो कुछ आपको लगता भी है कि इनमें कुछ डिफरेंट पूछा हुआ था, तो दैट आल्सो यू कैन शेयर, क्योंकि ये जस्ट जो भी हमें स्टूडेंट्स ने बताया, जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस विद यू। तो परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 64%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था ट्यूमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कैंसर के लेक्चर में ये मेंशन्ड है आपका, ठीक है। तो हमने उसको ओरिजिन ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, कि कुछ कैंसर होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कैंसर के लेक्चर में मेंशन किया हुआ है। कुछ कैंसर जो होते हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, और कुछ होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन के, ठीक है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल, ठीक है। सो वी हैव क्लासिफाइड ट्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, कि कौन से टिश्यू से वो ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछा हुआ था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली जो हमें पता लगे हैं हम वही सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, ये ठीक है ना, सेल साइकिल पे काफी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सेल साइकिल तो मैं आपको बार बार ही कहता था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले ही बहुत बार आ रखा है कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है, नॉर्मली E2F के साथ बाइंड करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कराता है, ठीक है। लेकिन CDK4/6 साइक्लिन डी की प्रेजेंस में जब रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, अब वो E2F से बाइंड नहीं करता और ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या दे रखा था कि रेटिनोब्लास्टोमा E2F को इनएक्टिवेट करता है, ठीक है।
फॉस्फोरिलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिवेट्स E2F, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेटेड बाय CDK4 साइक्लिन A एंड E2F प्रमोट्स साइक्लिन प्रोग्रेशन इनटू S फेज, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा हम ऐसा तो नहीं कहते कि वो मतलब बस उसके साथ बाइंड नहीं करता जब वो, तो नॉर्मली रेटिनोब्लास्टोमा जो है उसको लिखा हुआ इनएक्टिवेट E2F, ठीक है। फॉस्फोरिलेटेड हम ऐसा भी नहीं कहते कि वो उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, बेसिकली उसके साथ बाइंड नहीं करता बस वो, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन CDK4/6 साइक्लिन D कराता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। और E2F प्रमोट्स साइक्लिक प्रोग्रेशन इनटू S फेज, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि जब उसको G1 से S में जाना है, क्योंकि ये जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आपकी S फेज वाली जीन्स बनती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ये भी है कि रेटिनोब्लास्टोमा अगर नॉर्मली है तो वो E2F को बेसिकली एक तरह से इनएक्टिवेट, ठीक है, वो जो भी कॉम्बिनेशन दिए होते हैं उस हिसाब से आपको आंसर करना था, ठीक है। तो और जब फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है रेटिनोब्लास्टोमा तो वो E2F के साथ बाइंड आपका नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी था आपका रेटिनोब्लास्टोमा, ये भी आपकी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इट इज एग्जांपल ऑफ योर ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। RNAi कैन नॉट बी मेडिएटेड बाय टारगेटिंग, ठीक है। देखो RNAi क्या होता है आपका, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है, इसमें भी पढ़ा था हमने, siRNA होता है और आपका miRNA, ठीक है। देखो ये जो साइलेंसिंग होती है, जैसे मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अब बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस से mRNA बाहर बन के आ जाता है, ठीक है ना, तो उस mRNA को क्लीव किया जाता है। तो बेसिकली ऑब्वियसली मान लो ये आपका mRNA था जो कि अंदर था और उसमें इंट्रॉन्स थे पहले, ठीक है ना, उसमें क्या थे इंट्रॉन्स, बट वो स्प्लाइसिंग तो आपकी न्यूक्लियस में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो mRNA बाहर आया है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि हम RNAi कैन नॉट बी मेडिएटेड बाय टारगेटिंग, ठीक है, आप इंट्रॉन को नहीं टारगेट कर सकते क्योंकि इंट्रॉन तो पहले ही से ही रिमूव हो गया है। जो मैच्योर mRNA आपका बाहर आया है उसमें इंट्रॉन्स नहीं है आपके, ठीक है, उसमें इंट्रॉन्स नहीं है तो आप इंट्रॉन्स को नहीं टारगेट कर सकते, ठीक है। अगर आपको डायग्राम ध्यान हो, मैकेनिज्म हो, तो चाहे siRNA जो हम जैसे बाहर से देते हैं, miRNA जैसे न्यूक्लियस खुद बनाता है, तो ये जो साइलेंसिंग होती है ये साइटोप्लाज्म में आके होती है, और जोन सा mRNA आपका साइटोप्लाज्म में है उसमें इंट्रॉन नहीं है, ठीक है। सो वी कैन नॉट टारगेट इंट्रॉन सीक्वेंस। नॉर्मली तो हमने पढ़ा था जो miRNA है वो 3 प्राइम यूटीआर को टारगेट करता है, बट सेम वे चलो आप 5 प्राइम यूटीआर को भी कर सकते हो, ठीक है, बट इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस को यू कैन नॉट टारगेट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसने क्या पूछा हुआ था, क्योंकि जनरली जो miRNA होता है ना वो 3 प्राइम यूटीआर को ही टारगेट करता है, ठीक है। सो RNA इंटरफेरेंस पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया, siRNA miRNA के प्रिकर्सर्स कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है। सो ये आप इसको चाहे अप्लाइड बायो में लगा लो, चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर बायो में लगा लो, ठीक है। तो RNA इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग, सो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब आप देखो वही कंसेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, बस ये है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर देयर इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वहां पर फिर स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई मतलब हमने मतलब कंफ्यूजन होते है तो फिर हम गलतियां करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं तो वही प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत टिपिकल था, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव ऑल द क्वेश्चंस, तो जो अभी तक पता लगे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको लगते हैं जो थोड़ा बहुत आपको याद भी आ रहे हैं, सो यू कैन मैसेज मी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये आया था व्हाट हैपेंस सीसीए को हम रिमूव कर दें, ठीक है। देखो सीसीए ये तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि सीसीए को होना जरूरी है, कि अगर जैसे कोई टीआरएनए होता है अगर उसमें सीसीए नहीं होता, बाद में एक एंजाइम होता है टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है सीसीए को ऐड करना, ठीक है ना। अगर मान लो कोई टीआरएनए बना उसके अंदर सीसीए मान लो नहीं है, ठीक है, तो टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज क्या करता है आपका, बेसिकली उसमें सीसीए को ऐड करता है, ठीक है। अगर आप सीसीए को रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका अमीनो एसिड अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपका एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ रखा था आपका, दिस इज फ्रॉम टेक्निक DD-NTP, ये
जो आपका सेंगर मेथड होता है, दैट इज ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। इनकरेक्ट मैच हमें बताना था, तो ये तो करेक्ट है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज नॉट योर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग कौन सी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है, सदर्न डीएनए के लिए होती है, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए, ठीक है। और भी मैंने आपको बताई थी, जैसे डीएनए फुटप्रिंटिंग, ठीक है, वी हैव क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, ये सारे किसके लिए थे? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। क्रोमैटिन इम्यूनो precipitation assay, and one we have that is तो फुटप्रिंटिंग होगी, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे हो गया, और आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, ठीक है। तो ये दीज आर अदर टेक्निक्स जिससे आप डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हो। ईस्ट टू हाइब्रिड, एक ईस्ट टू हाइब्रिड मैंने आपको बताया था, और एक बताया था फास्ट डिस्प्ले, ठीक है। दोनों के दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है। ये हमने आरडीटी में आपका पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं आपके। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, आपका एक क्वेश्चन जो मुझे मतलब ये देखने को मिला था कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन एक्टिवेट करता है, तो ये भी हमने इमेज देखी हुई है बहुत बारी, ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट हो गया आपका, ठीक है। आपका एएमपी, ये दोनों फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन एटीपी आपका सिट्रेट और हाइड्रोजन इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्टिवेटेड था, तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्वियसली दैट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट एंड अदर इज योर बेसिकली एएमपी, ठीक है। इसके अलावा फिर एक G1 to S ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे CD के 4,6 साइक्लिन D होता है और CD के 2 साइक्लिन E होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपका रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपका G1 to S ट्रांजिशन को ये आपका रेगुलेट करते हैं। ये डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है पहले कि यहाँ पर साइक्लिन डी ई, फिर एस फेज में हमें साइक्लिन एच ही होता है, और CD के 1 प्लस साइक्लिन बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका MPF, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, आपका देखो सेल साइकिल, मतलब आप देखो कितने ज्यादा क्वेश्चंस, देखो घुमा फिरा के सब वही चीजें आई हुई हैं, सब कुछ आपने कॉपी में लिखा भी हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, FES इज नॉट फाउंड इन, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH हाइड्रोजनेज, उसमें FES है। कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम BC1, इसमें FES है। कॉम्प्लेक्स ये 3 कॉम्प्लेक्स 2 में FES है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। इसमें साइटोक्रोम A होता है, A3 होता है, एंड वी हैव एंड 2 कॉपर सेंटर्स, एंड 2 कॉपर सेंटर्स। तो इसके अंदर आपका FES जो है वो नहीं होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट किसको फॉलो करता है? आपके एग्लूटिनेशन को। किसको फॉलो करता है? आपकी एग्लूटिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो ये जस्ट जैसे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ एग्लूटिनेशन होता है, कोई प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये किसको फॉलो करता है? आपके एग्लूटिनेशन को, ठीक है। सो ये भी आपका, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। जैसे CNBR हमने पढ़ा था, ये मेथियोनिन के बाद कट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो CNBR है, इट कट्स आफ्टर मेथियोनिन, ठीक है। जो आपका ट्रिप्सिन है, ये हमने पढ़ा था, ये लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है, ठीक है। लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए, तो ये जैसे आर्जिनिन के बाद कट कर देगा आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे फिनाइलएलानाइन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन के बाद कट करता है,
और कैस्पेजेस, ये जनरली एस्पार्टिक एसिड के बाद कट करते हैं, ठीक है ना। कैस्पेजेस नाम ही किससे आया, सिस्टीन एंड एस्पार्टिक एसिड से। ये कुछ प्लांट से रिलेटेड थी, डिजीज वगैरह पे क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जैसे मैच द फॉलोइंग, कि ये डिजीज है तो बेसिकली उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उससे रिलेटेड था, ठीक है। ये बाकी मैम आपसे घोस्ट ऑफ माउंटेन्स क्या होता है ये भी मैम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा फैक्टर हमने पढ़ा था हीट शॉक प्रोटीन्स के लिए, दैट इज सिग्मा 32, ठीक है। तो ये आईटी जैम के एग्जाम में भी इस बार आया हुआ था, ठीक है। हमने पढ़ा था जो सबसे कॉमन होता है दैट इज सिग्मा 70, ठीक है। और जो हीट शॉक प्रोटीन से रिलेटेड होता है दैट इज सिग्मा 32। ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब तो इतने एग्जाम हो चुके हैं कि वही कंसेप्ट्स बार बार याद कर रिपीट हो रहे हैं। इट्स लाइक कि आपको क्वेश्चंस वो पिक करने होते हैं, ठीक है, जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये पढ़ लिया हमने आपका, ठीक है। एक कैंसर और कैंसर स्टेम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक दो इमेज में शो किया कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक तो कैंसर एपिथेलियल से कैंसर स्टेम सेल, इसे बोलते हैं हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर स्टेम सेल से कैंसर एपिथेलियल सेल बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमल एपिथेलियल ट्रांजिशन, ठीक है। तो कैंसर एपिथेलियल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन इन्वेजिव सेल पोलैरिटी, नॉन मोटाइल, हाई एक्सप्रेशन ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ई कडेरिन एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन जो कैंसर स्टेम सेल है, ठीक है, वो लो एडिशन होती है, उसमें माइग्रेटरी प्रॉपर्टी होती है कि मान लो वो कहीं मेटास्टेसिस कर सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा स्टेम सेल लाइक बिहेवियर होता है, ठीक है, हाईली मोबाइल होता है, ठीक है। जैसे एपिथेलियल सेल देख रहे हो आप, वो वहीं पर है, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द केस इन यू कैन से कि जो मेटास्टेसिस होता है उसमें एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होता है, ठीक है। डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज इन एपिथेलियल मार्कर ई कैडेरिन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी, मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता क्या हुआ है, बट थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कैंसर वर्सेस कैंसर स्टेम सेल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पीआई वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली इसमें आपको क्या करना था कि हमें पता ही है कि हमें, क्योंकि एक तो आपकी साइड चेन, ठीक है ना, ये जो वैल्यू थी ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये साइड चेन की वैल्यू है, और ये आपके जो 2.17 है वो COH की है, क्योंकि इस पे ये लूज करता है। 9.04 जो है आपकी वो साइड चेन की वैल्यू है, सॉरी इसकी जो ये अल्फा, अल्फा जो कार्बन उसकी, और ये एप्सिलॉन की आपकी 12.48, ठीक है। तो इसमें हमें पता है पीआई हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। आपने एक तो साइड चेन की वैल्यू लेनी है, और जैसा साइड चेन का नेचर है दूसरी वैल्यू वो लेनी है, उसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। दैट इज सिंपली पीआई वैल्यू। ये भी हमने सिंपली करा था सभी अमीनो एसिड्स के बारे में, क्योंकि जनरली जो एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए, और इसके अलावा एक था थ्रियोनिन, सॉरी एक टायरोसिन और एक सिस्टीन, इन्हीं की 3 वैल्यूज होती हैं, बाकी सबकी तो आपको 2 वैल्यूज की बन होती हैं, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में जो था वो वैक्सीन से रिलेटेड भी आया हुआ था कि जैसे मे बी इंडिया से रिलेटेड था कि इंडिया में कौन सी वैक्सीन बनी है, ठीक है। तो जैसे आपने या हर्ड अबाउट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, जो जनरली इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन को दी गई। कोविशील्ड बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने डेवलप की थी, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ठीक है। सो जो मुझे लगा क्वेश्चन वो था वो कोवैक्सीन से रिलेटेड था कि वो क्या चीज है। सो दिस इज दिस इज अ वैक्सीन फ्रॉम आवर कंट्री, ठीक है, दैट इज भारत बायोटेक व्हिच इज अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी। उन्होंने किल्ड कोरोना वायरस को यूज किया था। भारत बायोटेक ने जो के पास जो सैंपल था वो NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, तो वहां पर ये था, और जब हमने ये वायरस दिया तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कोविशील्ड थी, जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो इन पुणे, इन्होंने वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, जिसे हम एडिनो वायरस बोलते हैं, उसको बेसिकली यूज किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका CAR-T, कार्ट सेल इम्यूनोथेरेपी, मतलब दिस इज समथिंग टू किल कैंसर सेल। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसके T सेल्स निकालते हैं, और उन पे हम कुछ ऐसे रिसेप्टर्स एक्सप्रेस कराते हैं, फिर उसके बाद हम उन सेल्स को
मिलियंस में मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। तो जो हमने कैंसर सेल है उसके ऊपर मान लो हमने जो रिसेप्टर लगाया है, ठीक है, वो रिसेप्टर फिर बॉडी के कैंसर सेल्स को किल करता है, ठीक है, बॉडी के कैंसर सेल्स को वो किल करता है, ठीक है। दैट सुपर चार्जेस द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक तरह से टेक्निक थी कि जिससे हम, दिस इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में नॉर्मली तो हम साइटोकाइंस वगैरह देते हैं, जैसे आपने कोई जो इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट करें, जैसे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करें, बट इसके अंदर हमने क्या करा कि बेसिकली वी गिव सम, हमने रिसेप्टर को एक्सप्रेस कराया और फिर उन सेल्स को बॉडी में डाला और फिर हमने एक तरह से आपका इम्यून सिस्टम को सुपर चार्ज किया, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो है वो आपकी डायबायो प्लांट फिजियो कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर वो भी आपके मैम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे और भी जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टॉपिक्स के नाम पता लगे हैं, सो अभी पता नहीं लगा कि क्या क्वेश्चन उन पे आया हुआ है, तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैम आपका ये जो फर्दर वाला पार्ट है उसे बेसिकली कैरी ऑन करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम कुछ डेव बायो प्लांट फ्यूजन एवोल्यूशन के जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो ट्रांसफर टू न्यूट एम्ब्रियो रीजन फॉर माउथ डेवलपमेंट, डेवलप्स फ्रॉग लाइक माउथ रीजन। देखो इसमें क्या करा था कि फ्रॉग के गेस्ट्रुला से जो एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली एक्टोडर्मल रीजन की होंगी, उनको क्या करा, ट्रांसफर करा न्यूट गेस्ट्रुला के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, माउथ रीजन में ट्रांसफर करने पर जो माउथ रीजन के पार्ट्स तो बन गए लेकिन वो डोनर के टिश्यू वाले बने, ठीक है। जैसे फ्रॉग से न्यूट में डाला था तो वो फ्रॉग के माउथ पार्ट बने, ठीक है। तो इसे बताना था कि इसका रीजन क्या है, तो बेसिकली इसका रीजन है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जेनेटिक स्पेसिफिसिटी क्यों, बिकॉज इसमें हम स्पीशीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट जो जीन्स हैं वो किसके एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो फ्रॉग के एक्सप्रेस हो रहे हैं, ना कि न्यूएट के, ठीक है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वाज अ जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर न्यूएट का गैस्ट्रोला लेके उसको फ्रॉग में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी क्या है, माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो न्यूएट के बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इंडक्शन का, ठीक है। इंडक्शन में भी किसका है, तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें मेसेनकाइम जो होता है वो एपिथेलियम को मतलब इंड्यूस करता है टू फॉर्म पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। जैसे इसमें एपिथेलियम को ट्रांसफर हमने किया किसके अंदर, न्यूएट के अंदर, तो माउथ वाले रीजन में किया था, इस वजह से उसकी जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो उसको इंड्यूस कर दिया माउथ पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अब स्पेसिफिकली क्या आएगा, तो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, रीजन क्या है, स्पीशीज चेंज कर रहे हैं बट सेम पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वाज जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, बिकॉज वो तब करते हैं जब सेम ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। देन है इनहिबिटिंग बीएमपी इनहिबिटर्स, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये था कि बीएमपी इनहिबिटर्स को अगर आप इनहिबिट करते हो तो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है इंस्टेड ऑफ बीएमपी एपिडर्मिस, ठीक है। तो बेसिकली जो बीएमपीज होते हैं बॉन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, वो हमें रिक्वायर्ड रहते हैं एपिडर्मिस बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से बीएमपी इनहिबिटर हमें किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हमें एक्टोडर्म को न्यूरल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बीएमपी इनहिबिटर्स को अगर आप इनहिबिट करते हो, ठीक है, तो इनका अगर आप इनहिबिशन करोगे इट मींस आपके बीएमपीस क्या रहेंगे, ऑन, ठीक है। तो उस केस में क्या बनना चाहिए, एपिडर्मिस बनना चाहिए, बट उसमें एक स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, तो इससे मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बीएमपीस हैं वो क्या करते हैं, न्यूरल से एपिडर्मिस में कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि वो एपिडर्मिस बनाने के लिए चाहिए, और बीएमपी इनहिबिटर्स इनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स होते हैं बीएमपी इनहिबिटर्स के, नॉगिन कॉर्डिन फॉलिस्टेटिन, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो जैसे एम्फीबियंस है उसमें ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, ठीक है, तो वो इसको सिक्रीट करता है, और फिर पर्टिकुलर जो ये रीजन है एक्टोडर्म का वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज पे, विच क्लीवेज इज सीन इन मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स में क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा आपको, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, रीजन क्या होता है कि मैमल के जो एग्स होते हैं उनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आइसोलेसिथल में रखते हैं, बट जो उनका योग है ना उसको हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल में नेग्लिजिबल ही अमाउंट होता है। ठीक है, बट इसको हम कैटेगरी इसके अंडर रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो आइसोलेसिथल के अंडर आता है। ठीक है, तो उसमें जो पूरा का पूरा एग होता है वो प्रॉपरली डिवाइड होता है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पे डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और जो क्लीवेज का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इनके अंदर रोटेशनल क्लीवेज होता है। ठीक है, जो रेडियल क्लीवेज है उसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे इकाइनोडर्म्स हो गए। ठीक है, स्पाइरल में हमारे पास लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैटवर्म्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर मिलता है। बट मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर था रोटेशनल। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था जिसमें था कि चिक और जो एम्फीबियंस हैं उनमें न्यूकोप्सेंटर और ऑर्गेनाइजर का कुछ कंपैरिजन था। ठीक है, तो जैसे ये एम्फीबियन का ब्लास्टुला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक न्यूकोप्सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, तो दिस इज एंडोडर्मल रीजन और डॉर्सल साइड पे होता है। ठीक है, और न्यूकोप्सेंटर के ही बिल्कुल ऊपर क्या होता है, यानी कि डॉर्सल ही साइड पे और मीजोडर्मल रीजन में ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि बताना है कि चिक के अंदर न्यूक्लियस सेंटर कौन सा होता है और ऑर्गेनाइजर कौन सा होता है। ठीक है, तो चिक के अंदर ना प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। जब चिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। ठीक है, तो उसमें एक होती है पोस्टीरियर मार्जिनल जोन सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होती है ना ये प्रिमिटिव स्ट्रीक को बनाना स्टार्ट करवाती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आगे चल के ये ऑर्गेनाइजर को बनाती है। तो इनका जो फंक्शन होता है वो सेम एज न्यूक्लियस सेंटर होता है एम्फीबियन के। ठीक है, एम्फीबियन में न्यूक्लियस सेंटर का काम होता है ऑर्गेनाइजर बनाना, तो ये भी वही काम करती है। तो चिक के अंदर जो न्यूक्लियस सेंटर है वो कौन होता है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन सेल्स होती हैं, वेयर एज उनके अंदर ऑर्गेनाइजर का काम कौन करता है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो बिल्कुल आगे क्या है, हेंसन्स नोड बनता है। ठीक है, तो उस हेंसन्स नोड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था, मतलब इन अ स्टेटमेंट और समथिंग, तो इसका ये आंसर होना था। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा था ड्रोसोफिला के ऊपर कि उसमें एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, मतलब काफी सारी स्टेटमेंट्स दे रखी थी, तो उसमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो उसके बेस पे क्वेश्चन होना था। ठीक है, कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, तो अगर रॉन्ग पता है तो बाकी उसमें सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या है, इफ डॉर्सल प्रोटीन डज नॉट एंटर इनटू न्यूक्लियाई डॉर्सल साइड विल नॉट बी फॉर्म। देखो ड्रोसोफिला में क्या होता है, जैसे ये ओवोसाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमारा जर्कन प्रोटीन, ठीक है, जैसे ये पहले न्यूक्लियस जो होता है ना वो फ्यूचर पोस्टीरियर साइड पे होता है, तो उसके साथ जर्कन प्रोटीन होता है। जैसे न्यूक्लियस आगे की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस और जर्कन प्रोटीन साथ में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जो जर्कन है वो एक पैराक्राइन सिग्नल होता है, जर्कन इज पैराक्राइन सिग्नल। तो नेबरिंग सेल्स उसको क्या है, रिसीव करती है। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉलिकल सेल्स है ना उनपे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जर्कन के लिए, टॉर्पीडो। अब सिर्फ ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो सिर्फ ऊपर वाली फॉलिकल सेल्स इसको रिसीव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने जर्कन और टॉर्पीडो की इंटरैक्शन दिखाई हुई है, वेयर एज नीचे की तरफ जो फॉलिकल सेल्स है वो इंटरैक्शन वहां पे नहीं है। ठीक है, तो जर्कन और टॉर्पीडो की इंटरैक्शन से क्या होता है, एक पाइप प्रोटीन है उसका सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर की साइड की सेल्स है वहां पे इनहिबिशन हो जाएगी, बट जो नीचे की साइड की सेल्स है वहां पे वो इनहिबिशन नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉपर एक सीक्वेंस चलता है डिफरेंट प्रोटीन्स का। ठीक है, पाइप और न्यूडल स्नेक इस तरीके से सीक्वेंस होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, एक डॉर्सल प्रोटीन होता है। वो डॉर्सल ना कैक्टस के साथ लगा होता है। ठीक है, कैक्टस इस डॉर्सल को इनहिबिट करके रखता है, और पर्टिकुलर कौन से रीजन को, न्यूक्लियोलर, जो उसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसने न्यूक्लियस में एंटर करना होता है। तो अब देखो, जब तो पाइप का सिंथेसिस नहीं होता तब ये कैक्टस डॉर्सल से बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता।
जिससे कौन सी साइड बनती है, डॉर्सल। और बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे जहां पे जर्कन टॉर्बिडो की इंटरैक्शन नहीं होती, तो अल्टीमेटली जो सारा हमारा सिग्नलिंग कैस्केड चलता है वहां पे कैक्टस जो है ना उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डॉर्सल फ्री हो जाता है। कौन सी साइड पे होगा, नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो डॉर्सल का जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। हियर यू कैन सी नीचे वाले जो न्यूक्लियाई हैं सबके अंदर क्या है, डॉर्सल है, ठीक है, बट ऊपर वाले जो न्यूक्लियस है उनके अंदर डॉर्सल प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल है। तो ये यहां से क्लियर होता है कि जो डॉर्सल प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में एंटर करके और वेंट्रल साइड बनवाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अगर डॉर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता तो डॉर्सल साइड नहीं बनेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या थी, रॉन्ग थी, बिकॉज अगर डॉर्सल न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता तो वेंट्रल साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। डॉर्सल साइड तो बनेगी बट वेंट्रल साइड की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक ओनली स्टेटमेंट थी जो उसके अंदर गलत थी, तो बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में था मैच द फॉलोइंग पे कुछ क्वेश्चन था और वो टेट्रापोड के लिम्ब डेवलपमेंट में था, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे ऑटोपॉड दिया हुआ था और आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज था, जोन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, और उसके अलावा और क्या था, प्रोग्रेस जोन दे रखा था, ठीक है। तो इनके कुछ कुछ ना करेक्टरिस्टिक दिए हुए थे तो मैच करना था। अब जैसे ऑटोपॉड का था एक, तो मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है किसका, लिम्ब का, ठीक है। जैसे हमारा ये लिम्ब बनता है ना पूरा, टेट्रापोड में हमारे अंदर भी सेम ही चीज आएगा, ठीक है। तो स्टाइलोपॉड, ज़्यूगोपॉड, ऑटोपॉड 3 रीजन होते हैं, ठीक है। जो स्टाइलोपॉड होता है ना वो मोस्ट प्रॉक्सिमल रीजन होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमरस वाला रीजन। फिर बीच वाला रीजन जहां पे रेडियस चलना है उसको हम ज़्यूगोपॉड बोल देते हैं, और सिमिलरली जो मोस्ट डिस्टल रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑटोपॉड बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो मैच करने वाला ये था जिसमें डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब, ठीक है। इसी तरीके से एपिकल एक्टोडर्मल जो रिज होता है वो बेसिकली क्या होता है, अभी ये तो जैसे पूरा लिम्ब का स्ट्रक्चर है, अभी लिम्ब फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तब क्या है, लिम्ब बड बनता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे एपिकल एक्टोडर्मल रिज, प्रोग्रेस जोन और जेड जोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है इसकी एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। प्रोग्रेस जोन की जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के जो हम कहें कि प्रॉपर्टीज है उनको बना के रखते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस जोन जो होता है वो एईआर के लिए और एईआर जो है वो प्रोग्रेस जोन के लिए, ठीक है, मेंटेन करते हैं एक दूसरे को बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये एईआर क्या होता है, एक्टोडर्मल रीजन होता है। और जेडपीए जोन के बारे में आपको क्या दिया जा सकता है कि जैसे ये मोस्ट पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। जैसे लिम्ब है ना, तो लिम्ब की साइड्स है, अब एक तो ये हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। इसी तरीके से अनदर एक्सिस कौन सी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो जेडपीए जो जोन होता है, एक तो उसके अंदर सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है और ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। दिस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड। प्रोग्रेस जोन के बारे में क्या हो सकता है कि जैसे ये मेसेनकाइमल या मेसोडर्मल टिश्यू होता है, ठीक है, लूजली अरेंज्ड मेसेनकाइमल टिश्यू। तो मतलब इस तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इनको मैच करना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था प्लांट फिजियोलॉजी का, C3 साइकिल के अंदर एटीपी कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो देखो C3 साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल में क्या होता है, 3 पर्टिकुलर फेजेस होती हैं। पहले को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं जिसमें कार्बन फिक्सेशन होता है, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, शुगर की फॉर्मेशन करी जाती है। तो इसमें क्या है, पहले स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलेशन में कार्बन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से जो है रिएक्ट करके मतलब उससे क्या बनवाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये होता है कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन। तो इस स्टेप में कहीं पे भी एटीपी का यूज जो है वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ये 3-PGA है उसको फॉस्फोराइलेट करवा के और उससे क्या बनाया जाता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जिसमें क्या है
6 एटीपीज यूज होते हैं, बिकॉज 6 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं पीजीए के, तो 6 एटीपीज यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन के अंदर क्या है, एटीपी यूज होते हैं। सिमिलरली उसके बाद क्या है, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है, एंड देन रीजेनरेशन, मतलब जो हमारे ये ग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6, और ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड बन जाते हैं उससे बाद में 6, इससे क्या है, वापस जो है हमें हमारी शुगर बनानी होती है, आरयूबीपी शुगर, ठीक है। तो इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें शुगर्स बनती है इंटरमीडिएट, जिसमें से एक G3P मॉलिक्यूल को ग्लूकोज बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो 5 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वापस से क्या है, यूज करके, और एक आरयूबीपी बन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वापस एटीपी का कंजम्पशन, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, आपके पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी का यूज होता है, ठीक है। तो रिडक्शन और रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब आरयूबीपी को वापस से रिटेन करना, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर एटीपी यूज होता है, कार्बोक्सिलेशन में एटीपी का यूज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट कहाँ से एनकोड होती है, ठीक है। तो रुबिस्को की जो स्मॉलर सब यूनिट है वो न्यूक्लियर जीनोम में बनती है, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो जीन्स हैं वो न्यूक्लियर जीनोम में होते हैं, और लार्जर कहाँ पे बनेगी, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो अपना डीएनए है, ठीक है। यही रीजन होता है कि हम क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं, बिकॉज ये सारे प्रोटीन्स को खुद से एनकोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियस में एनकोड होते हैं, तो इसी का एग्जांपल है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रुबिस्को, ठीक है। ये एंजाइम रिक्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट में है, बट इसकी जो कॉम्पोनेंट है वो कहाँ पे बन रहे हैं, न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। करेक्ट आंसर ये था इसका। आफ्टर दैट टर्पीन्स यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट थी कि जो टर्पीन की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, विच इज आइसोप्रिन, ठीक है। आइसोप्रिन के अंदर 6 कार्बन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आइसोप्रिन में कितने कार्बन होते हैं, देर आर 5 कार्बन इन आइसोप्रिन, ठीक है। आइसोप्रिन क्या होती है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल टर्पीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल टर्पीन्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत करते तो बाकी सारी स्टेटमेंट मतलब करेक्ट थी, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट टर्पीन्स एंड आइसोप्रिन यूनिट्स, जैसे मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स थे। फॉर एग्जांपल स्क्वालिन है, तो ये एक ट्राई टर्पीन होती है, मतलब इसमें 30 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यूनिट पूछी जाती है कि कितनी यूनिट्स हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक यूनिट में 5 कार्बन है, तो टोटल 30 कार्बन, तो मतलब 6 यूनिट्स होती है, ठीक है। इसी तरीके से फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट है, तो वो क्या होता है हमारे पास 15 कार्बन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिमिलरली 5 कार्बन का है तो 3 यूनिट्स हो गई, ठीक है। जेरेनाइल जो होता है इट इज ऑफ 10 कार्बन, ठीक है, तो इसमें 2 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रिन होती हैं। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था, तो बताना था कि किसमें कितनी यूनिट्स होती है, ठीक है। टर्पीन के बायोसिंथेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके पाथवे हैं, जैसे मेवलोनेट पाथवे, ठीक है, MEP पाथवे, तो इसके एंजाइम्स पे क्वेश्चन था। जैसे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जो पाथवे होता है उसमें HMG कोई सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये वही पाथवे होता है मेवलोनेट पाथवे, जो कि टर्पीन बायोसिंथेसिस का होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन था, तो वही है कि यू डोंट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट नाउ, सो ठीक है। इसके बाद नॉन साइक्लिक ETC पे जैसे क्वेश्चन था, तो इसमें सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेनली तो जैसे P680 के बाद क्या था, P680, ठीक है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, क्विनॉल्स दे रखे थे, ठीक है। तो ये फिर मतलब गलत चूज करना था, तो ये रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज P680 के बाद डायरेक्टली प्लास्टोक्विनॉन्स दे रखे थे, विच इज रॉन्ग। पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, फियोफाइटिन होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था कि P700 जो है वो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये सही है, बिकॉज प्लास्टोसाइनिन
एपिथेलियम क्या है, P700 को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसी तरीके से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट था, ठीक है। तो उसमें थे रॉन्ग जो है वो ये सीक्वेंस था कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोक्विनोन्स को जाता है, तो ये गलत था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, फियोफाइटिन होता है, तो ये पूरा सीक्वेंस है। ओके इसी तरीके से जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ठीक है, तो उसमें भी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो सीक्वेंस में था आपका, जैसे पीरियड्स दे रखे थे, कैम्ब्रियन दिया था, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस और क्वार्टनरी, ठीक है। तो इसको मतलब सीक्वेंस इसका करेक्ट बताना था। तो अब जैसे देखो कि पहले एराज आते हैं, फिर उसके अंदर क्या है, पीरियड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कैम्ब्रियन जो है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मीजोजोइक एरा में देखोगे तो पहले ट्राइएसिक आता है, फिर क्रिटेशियस आता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ओल्ड टू न्यू में अरेंज्ड है। और इसी तरीके से सीनोजोइक जो अभी मतलब रीसेंट एरा आप बोल सकते हो न्यू, उसमें सबसे जो न्यू वाला पीरियड है वो हमारा क्वार्टनरी है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में कैम्ब्रियन, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस एंड क्वार्टनरी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो दिस इज मतलब दीज आर द ऑल क्वेश्चन व्हिच वी ऑल हैव, ठीक है। इसके बाद जो भी मतलब जनरल टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सर बताएंगे। अभी मैम ने आपके साथ डेप बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। देखिए जो भी देखो हम सब्जेक्ट्स जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, आप देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज्यादातर जैसे आए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो जैसे बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखो तो जैसे वी हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, रामचंद्रन प्लॉट, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब हमने देखा, ग्लाइकोलिसिस रेगुलेशन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्पोजिशन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे जनरली हम देखते भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ते हैं, लिपिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, आपके प्रोटीन्स वगैरह, इन सब पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार ये काफी क्वेश्चन जो देखने को मिले सेल साइकिल के ऊपर, जो बेसिकली दिस इज 4th यूनिट, जिसमें कैंसर, सिग्नलिंग, सेल सेल एडिशन, ठीक है। ये सब आपने देखा हुआ कैंसर्स के बारे में। इंटीग्रिन्स जो आपके एक तरह से मेम्ब्रेन में होते हैं, जिनको हम सेल सेल एडिशन में हेल्प करते हैं। साइक्लिक AMP पाथवे विच इज रिलेटेड टू GPCR, RTK पाथवे। विजन के मैकेनिज्म का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया आपका। कैलमोडुलिन, रैन प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लियस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में अब बेसिकली वो एक जेनेटिक्स एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पता लगे क्या आए हैं, बट काई स्क्वायर से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप जो आपका कोडोमिनेंस हम पढ़ते हैं, साइंस लाइंस, ड्रोसोफिला के कॉपी और पी एलिमेंट की हमने बात करी। अप्लाइड बायोआर्टी टेक्निक्स पे विडाल टेस्ट पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, कार्टी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। इस पे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको 3D इमेज चाहिए तो उसके लिए हम कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। और एक बार यही क्वेश्चन आया था कि इसके लिए जो बीम हम यूज करते हैं, इसमें लेजर बीम हम यूज करते हैं। कौन सी बीम यूज करते हैं, आपकी लेजर। इम्यूनो टेक्निक्स आ रखी है, हैट मीडियम जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है, इससे रिलेटेड भी नेट गेट के अंदर पहले बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर, ठीक है। तो वही ना, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी एग्जैक्टली पता नहीं है क्या आया हुआ है, बट टॉपिक्स आर इंडिकेटिंग कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी तो जब डिटेल्ड आपका पेपर आ जाएगा तभी हम ये बता पाएंगे कि क्वेश्चन मतलब किस लेवल का उसने पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक का नाम और क्वेश्चन किस लेवल का पूछा हुआ उसमें फर्क है, ठीक है ना। कई बारी टॉपिक सुनने में बड़ा इजी होता है, बट कई बार वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो सब चीजें पेपर जब फाइनल आएगा उसके बाद ही हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं, ठीक है। सेल बायो पे आपने देखा सेल साइकिल, G1 to S ट्रांजिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। आपने देखा जो रेटिनोब्लास्टोमा पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये कंडेंसिन कोहेसिन, ये भी बेसिकली रिलेटेड आपका सेल साइकिल से। सेल ऑर्गेनेलिज, इसमें कुछ गोल्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि आया है, बट एग्जैक्टली आई डू नॉट नो कि क्या क्वेश्चन आया था। डेप बायो अभी मैम ने आपसे डिस्कस की। इंडक्शन कॉम्पिटेंस, क्लीवेज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट्स होती हैं एम्फीबियंस के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, वो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं।
प्लांट फिजियो, तो यहाँ पर भी आप देखते हो प्लांट फिजियो में जनरली फोटोसिंथेसिस, आपकी साइकिल्स जो होती हैं, आपकी लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शंस हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट हार्मोन्स, जनरली यही सब टॉपिक्स जो होते हैं आपको प्लांट फिजियो में कवर करते हो। ट्रांसपोर्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो बेसिक क्वेश्चंस। अब वही ना कि क्वेश्चन कितने डीप में पूछूंगा वो भी आपके साथ मैम ने कुछ डिस्कस भी किए। इम्यूनो में आपका इम्यूनो वाला भी जो सब्जेक्ट है वो उसी यूनिट में ही आता है जिसमें आपका कैंसर वगैरह है, सब कुछ है। तो एमएचसी पे क्वेश्चन आ रखा है, बी सेल टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स वगैरह पे क्वेश्चन आ रखा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, इकोलॉजी इवोल्यूशन में ये जैसे हार्डी विनबर्ग, एलिली इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है ना। कुछ चीजें हमें ये भी होता है कि नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए कि क्योंकि ये चीजें वैसे भी हम अपनी नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है और वहां पर किस टाइप का एनिमल मिलता है, तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बार आया नेट के एग्जाम में क्वेश्चन कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स कहाँ पर है, ठीक है ना, तो उसका आंसर था काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना, वैसे जो काजीरंगा है दैट इज नोन फॉर वन हॉर्न राइनोसियर्स। ठीक है ना, तो बच्चों को यही पढ़ा होता है कि जो काजीरंगा है वो वहां पर वन हॉर्न राइनोसियर्स मिलते हैं। ठीक है, बट वहां पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स भी है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर्स हैं। ठीक है ना, एक चीज होती है कि सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पर है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, बट जो ये हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनका अलग अलग एरिया है, उसमें कितने आपको टाइगर्स मिल रहे हैं, तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स कहाँ पर है, काजीरंगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जनरली जो ज्योग्राफी की होती हैं या वैसे भी हमें फॉर आवर नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, सक्सेशन, हेड्रार्च जेरार्च सक्सेशन होते हैं, एनर्जी फ्लो हो गया, मिमिक्री हो गया, इवोल्यूशन में टाइम स्केल जो आप पढ़ते हो अलग अलग टाइप के इवोल्यूशन के अंदर, जैसे आपका ट्राइसिक, जुरासिक, कैम्ब्रियन, अलग अलग टाइप के कि किस टाइम पे क्या हुआ, तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी, ये तो चलो डाइवर्सिटी वाला है, बॉटनी वाला प्लांट से क्वेश्चन कर लेता है, जोलॉजी वाला एनिमल्स से कर लेता है, और बेसिकली आपका जिसको जो भी क्लासिफिकेशन है, जिसने माइक्रो किया तो वो बैक्टीरिया पे क्वेश्चन इजिली कर पाता है। ठीक है, सो टॉपिक्स तो देखो हमेशा वही रहते हैं, बट मेन चीज यही होती है कि कई बार किसी टॉपिक पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आता है, कई बार रिसर्च बेस्ड आ जाता है, और कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सो टॉपिक से तो हम नहीं एग्जैक्ट अभी ये कंक्लूड कर सकते कि पेपर कैसा था, बट जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो कह रहे हैं कि मॉडरेट टू, मतलब ठीक ही था पेपर, ऐसा नहीं था बहुत टिपिकल था। तो क्योंकि टॉपिक्स भी ये हमें आइडिया दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता था ना कि एग्जाम सब हो चुके हैं बहुत सारे, फ्रॉम लास्ट 10 years CSIR NET is conducting exam, so obviously जैसे जैसे व्हेन आई अपीयर्ड फॉर एग्जाम उस टाइम जैसे एक दो पेपर हुए थे, तो उस टाइम वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे, बट अब तो इतने साल हो चुके हैं तो चीजें जो है वो मोर और लेस प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, और जब ऐसी प्रिडिक्टेबल चीजें आती हैं तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी आपकी हाई जाती है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको जस्ट आइडिया दूं, व्हेन आई अपीयर्ड in December 2012, ठीक है, at that time cut off for JRF was 96। ठीक है, और अभी आजकल जो बेसिकली, क्योंकि अब थोड़ा ना लास्ट टाइम से हमारा परसेंटाइल सिस्टम आ रहा है, तो उसमें एग्जैक्ट कट ऑफ का जैसे पता नहीं लग पाता, बट आप ये मान के चलो इफ यू वांट JRF यू नीड अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स। ठीक है, और 120 नंबर लाने के लिए आपको 150 प्लस का अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो ये देखो पर्सनल होता है कि कौन कितना परफेक्ट है उस चीज में। ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग कि आप नहीं कह सकते कि हम अगर 120 का करके आए तो हमारा सारा ठीक है, या 100 का करके आए तो हमारा सारा ठीक है, क्योंकि गलतियां होती हैं। ठीक है ना, वो हमें रियलाइज बाद में होती हैं, तो इसलिए एग्जाम की अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, आजकल बहुत ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि और वैसे भी इस बार तो एग्जाम जैसे मोर देन 1 ईयर के बाद हुआ है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार अपीयर किए, तो बट दिस इज द फिगर यू नीड टू कीप इन माइंड। चलो चाहे जैसा भी पेपर आए, चाहे मॉडरेट है, एवरेज है, टफ है, तो 120 नंबर के अराउंड आपको दिमाग में लेके चलना है फॉर JRF, और LS के लिए आप चाहे 10 नंबर कम लगा लो। ठीक है, सो बाकी जब पेपर आ जाएगा तो थोड़ा हमें और बेटर आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, सो बाकी इसमें तो आपको अभी थोड़े टाइम में यू विल गेट एन आइडिया कि कैसा
आपका रिजल्ट रहा, कैसे उसमें मार्क्स आए, ठीक है, तो वो सब चीजें देखेंगे हम आपका, ठीक है। चलिए जी, बाकी कुछ आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।